नमस्कार। संसद टीवी पर आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। भारत की संस्कृति संवाद की संस्कृति है। किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्श और चर्चा इस संस्कृति का अभिन्न अंग है। विचार विमर्श और चर्चा की संस्कृति का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद। संसद में जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बहस और चर्चा की एक परंपरा रही है। इसने न सिर्फ समस्याओं की सही तस्वीर सामने लाने में मदद की है, बल्कि जनप्रतिनिधियों के कर्तव्यों को रेखांकित किया है और समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाया है। बहस की इन्हीं कड़ियों को एक सिलसिला देने की कोशिश है हमारा ये विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार किसी एक मुद्दे को उठाते हैं, उस विषय से जुड़े विधेयक पर दोनों सदनों में हुई चर्चा का इतिहास खंगालते हैं। अलग अलग समय में उस विषय पर क्या बहस हुई, इसकी पड़ताल करते हैं। इसी कड़ी में इस बार बात श्रम कानून की। सवाल उठता है कि श्रम कानून आखिर क्यों? भारत एक विकासशील देश है। इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन संसाधनों का अनुकूलतम होना बेहद ज़रूरी है। शायद यही कारण था कि देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे पहले औद्योगिक नीति और श्रम नीति का निर्माण किया गया। इन नीतियों में श्रमिकों के साथ साथ उद्योगों के विकास का भी ध्यान रखा गया। अंग्रेजों के शासनकाल में श्रम क्षेत्र बिल्कुल ही उपेक्षित रहा। धीरे धीरे श्रमिक संगठित हुए और अपने अधिकारों की मांग उठानी शुरू की। 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासनकाल में श्रम नीति में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ वो श्रमिकों के आंदोलन के कारण हुआ। साल 1850 वो समय था जब भारत औद्योगिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। वो समय था जब एक तरफ कपड़ा और जूट मिल लगाए जा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर रेल चलाए जाने की तैयारियां हो रही थीं। पटरियां बिछाने का काम चल रहा था। ऐसे समय में बड़े पैमाने पर देश में मजदूरों की जरूरत थी ताकि इन कामों को समय पर पूरा किया जा सके। बड़ी संख्या में मजदूरों के शामिल होने पर उनसे जुड़ी समस्याएं भी सामने आने लगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक संस्था की जरूरत महसूस हुई। इसे ध्यान में रखते हुए 1875 में बॉम्बे में एसएस बंगाली के नेतृत्व में पहला श्रम आयोग का गठन किया गया। परिणाम स्वरूप 1875 में पहले कारखाना आयोग की स्थापना हुई। मजदूरों की पहली हड़ताल बॉम्बे में वर्ष 1877 में हुई, जिसका उद्देश्य बॉम्बे मिल्स में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों को दूर करना था। 1881 में कारखाना अधिनियम पारित किया गया। वहीं 1890 में एनएम लोखंडे के नेतृत्व में एक यूनियन की शुरुआत हुई जिसे बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के नाम से जाना गया, जो भारत में प्रथम संगठित श्रमिक संघ था। ये वो समय था जब इन यूनियनों के नेता सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य लोग हुआ करते थे। इसमें कर्मचारियों या श्रमिकों की भागीदारी नहीं होती थी। भारत में श्रम आंदोलन श्रमिकों द्वारा नहीं बल्कि श्रमिकों के लिए था। ये श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करने के बजाय उनके कल्याण पर केंद्रित था। हालांकि ये सभी संगठित थे, लेकिन ऐसा संपूर्ण भारत में नहीं था। उनकी मांगे खास तौर पर महिला और बाल श्रमिकों की आजीविका के बारे में थी। श्रमिकों द्वारा बेहतर परिस्थितियों की मांग, संगठित होने के अधिकार की मांग के साथ कई संगठनों में श्रमिकों की शक्तियों को सीमित करने और श्रम लागत को कम करने के लिए नियोक्ताओं की मांग को देखते हुए श्रम कानून की जरूरत महसूस हुई। 1926 का ट्रेड यूनियन अधिनियम कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित किए जाने वाले पहले अधिनियमों में से एक रहा है, जो विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आए क्योंकि श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि दैनिक जरूरतों के लिए चीजों की कीमत तेजी से बढ़ गई थी और पश्चिम के साथ साथ
भारतीय श्रमिकों में भी अपने अधिकारों के प्रति जागृति आई। इसके अनुसरण में भले ही ट्रेड यूनियन बनाई गई थीं, फिर भी बहुत सारे मुद्दे और समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं, क्योंकि ट्रेड यूनियनों को विभिन्न कारणों से ठीक से काम करने की अनुमति नहीं थी और प्रतिनिधियों को अक्सर जेल में डाल दिया जाता था। रॉयल कमीशन ऑफ लेबर की राय थी कि अधिनियम के हर 3 साल के बाद फिर से जांच की जानी चाहिए और ट्रेड यूनियनों पर लगाई गई सीमाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में कई संशोधन किए गए थे। इसके बाद अन्य अधिनियम भी थे जो कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए थे, ताकि कानून श्रम के मानकों और विकास के अनुसार विकसित हो सके। आजादी के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान सभा में तय होने के बाद नीति निर्देशक तत्व संविधान में डाले गए। नीति निर्देशक तत्व यानी वो अधिकार जो भले ही न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन जो देश के शासन का मूलभूत हैं, जिन्हें लागू करवाना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। मौलिक अधिकारों के बाद निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया था। श्रम भारत के संविधान की समवर्ती सूची यानी 7वीं अनुसूची की तृतीय सूची के अंतर्गत आता है, जो राज्य और विधायिका दोनों को कानून बनाने और उसमें संशोधन करने की शक्ति देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के भाग में सम्मिलित किया गया है। संविधान के निर्माताओं ने सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के विशेष उद्देश्य से संविधान में इन्हें सम्मिलित किया। The principles set forth here are intended for the general guidance of the legislatures and the Government of India. The application of these shall be the care of the state and shall not be cognizable by any court of law. The Union and all its units thereof shall direct its policies towards securing that all citizens, men and women, shall have adequate means of livelihood, equal pay for equal work, that all workers, children and women shall not be abused and exploited because of economic necessity, that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. और हर मजदूर को, वो चाहे कारखाने में काम करता हो या खेत खलिहान में, इतना रोजगार तो मिलना ही चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके और ढंग की जिंदगी जी सके, जहां उसे समाज और संस्कृति से जुड़ने की फुर्सत भी मिले। ये सिद्धांत राज्य सरकारों को लोगों की सामूहिक भलाई के लिए नीति और कानून बनाने के निर्देश देते हैं। भारतीय संविधान का लक्ष्य न केवल राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना है, बल्कि जनता को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान कर कल्याणकारी राज्य स्थापित करना भी है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारा संविधान भाग 4 में वांछित नीति निर्देशों का वर्णन करता है। ये प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। आर्थिक न्याय की स्थापना एवं कुछ लोगों के हाथों में धन के संचय को रोकने के लिए इन्हें संविधान में शामिल किया गया है। आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत में कई बिंदु खास तौर पर कामगारों और मजदूरों के लिए ही है। अनुच्छेद 39 में उल्लिखित है कि राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित रखने की दिशा में कार्य करेगा, जिसमें अन्य नीतियों के साथ कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित होने से बचाना, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा शामिल है। इसके अलावा अनुच्छेद 42 के मुताबिक राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 43 में वर्णित है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43A में है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
आर्थिक विकास की सफलता की आधारभूत शर्त यह है कि समाज का श्रमजीवी वर्ग संतुष्ट और सुखी हो। संतुष्ट और कार्यकुशल श्रम के बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता। सरकार की श्रम नीति और श्रम संबंधी अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य यही था कि कर्मचारी और श्रमिक वर्ग को कुछ अधिकार मिल सकें, वे नियोक्ताओं के रहमो करम पर निर्भर न रहें। कंपनियां कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा किए गए काम को गंभीरता से नहीं लिया करती थीं। उनका श्रमिकों पर एक विशेष अधिकार होता था। श्रमिकों की इच्छा के विरुद्ध उनके अधिकारों की परवाह किए बिना काम के लिए कई तरह से दबाव बनाया जाता था। इसे रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रावधान किए गए। ऐसे कानूनों को बनाया गया जो कर्मचारियों और श्रमिकों की आवाज उठा सके, उनकी चिंताओं का प्रतिनिधित्व कर सके, जिससे उनकी बातें सुनी जाएं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक कानून बनाए गए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम इस प्रकार हैं। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। ये अधिनियम कुछ प्राथमिक अधिनियमों में से एक था, जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि कर्मचारियों के पास अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी भी चीज के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच हो, जैसे कि नियोक्ता, वेतन, काम करने की स्थिति आदि के रूप में कर्मचारियों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार हो। औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के साथ ही था। इस अधिनियम में विशिष्ट धाराएं दी गईं ताकि कर्मचारियों को उचित कारण के बिना उनके काम से हटाया ना जा सके। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी मिनिमम वेज एक्ट 1948 इसलिए बनाया गया था ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी और इससे कम की राशि नहीं दी जा सकती है। न्यूनतम मजदूरी जो तय की गई है वो राज्यों के अनुसार भिन्न होती है, क्योंकि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाले फैक्टर उस प्रकार के कार्य हैं जो व्यक्ति करता है और साथ ही मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी आय की आवश्यकता है, उस हिसाब से तय होती है। अन्य कानून जो इन कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में काम करते हैं वो हैं फैक्ट्री एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 वगैरह। ये सभी कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि कर्मचारियों के पास अपनी चिंताओं के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक मंच हो और यदि उनका उल्लंघन किया जाए तो वो अदालत की मदद भी ले सकें। समय के साथ विभिन्न मुद्दों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कानूनों में संशोधन भी किया गया। ऐसा ही एक कानून है लेबर लॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाय सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स बिल। 4 अगस्त 1988 को इस बिल को मूव करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री बिंदेश्वरी दुबे ने कहा कि आजादी के बाद से संसद ने बड़ी संख्या में कामगारों के अधिकार की रक्षा के लिए मजदूरी, बोनस, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और वेलफेयर से संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान, दुकानें और प्रतिष्ठान, परिवहन कंपनियां और खान से संबंधित अधिनियमितियों को पारित किया गया है। इस बिल के अंतर्गत 2 समूह बनाए गए थे, लघु प्रतिष्ठान और अति लघु प्रतिष्ठान। ये समूह इनमें कार्य करने वाले लोगों के आधार पर तय किए गए थे, जहां कर्मचारियों की संख्या 10 से कम नहीं और 19 से ज्यादा नहीं। ऐसे प्रतिष्ठानों को लघु प्रतिष्ठान में शामिल किया गया था और जहां कर्मचारियों की संख्या 10 से कम थी उन्हें अति लघु प्रतिष्ठान में शामिल किया गया था। बांकुरा से सीपीएम सांसद वासुदेव आचार्य ने इस बिल को मिथ्या बताया। उन्होंने कहा कि ये बिल मजदूरों का बिल नहीं है, बल्कि ये नियोक्ताओं के लिए बनाया गया कानून है, जिसे नाम दे दिया गया है श्रम कानून। वहीं मावेली करा से जनता पार्टी के सांसद टी थॉमस ने भी इस बिल को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि इसमें कहीं भी लघु उद्योग के लिए तय पूंजी सीमा का जिक्र नहीं किया गया है। अगर किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए है तो वो सिर्फ 19 लोगों को काम पर रखकर इस कानून का फायदा उठा सकता है। इस कानून में इन्हें रोकने के लिए क्या प्रावधान है? तमाम असहमतियों के बीच ये बिल पारित हुआ। साल 2014 में इस कानून में अनेक बदलाव किए गए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम मुद्दों से निपटने वाले पहले संगठनों में से एक था। इसकी स्थापना 1919 में
वारसाई की संधि के बाद हुई। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1922 से भारत इसके शासी निकाय का स्थायी सदस्य है। इसका असर भारतीय कामगारों की स्थिति पर भी पड़ा। उनके हितों की बात मुखरता से की जाने लगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा वर्ष 2020 से संसद में पारित उन 3 बिलों की जिन्होंने श्रम कानूनों को बदल कर रख दिया। सभी मौजूदा 29 श्रम कानूनों को समेकित कर दिया। श्रम कानून में समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। सितंबर 2020 में श्रम कानून से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए। इनमें सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020 शामिल हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने सदन में इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि सरकार ने श्रम और रोजगार संबंधी संसदीय समिति की 233 सिफारिशों में से 174 सिफारिशों को स्वीकार किया है। इसकी वजह से विधेयक में आमूलचूल परिवर्तन आया है। साल 2020 में 22 एवं 23 सितंबर का दिन खास रहा। लोकसभा और राज्यसभा में श्रम कानून से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बिल पास हो गए। सभी श्रमिकों को सुरक्षा दिलाने के मकसद से केंद्र सरकार ने 9 श्रम कानूनों को सामाजिक सुरक्षा कोड से जोड़ दिया, ताकि श्रमिकों के लिए बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी और मातृत्व लाभ का अधिकार सुरक्षित हो सके। इस कोड के जरिए सामाजिक सुरक्षा का व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करना है, ताकि श्रमिकों को पूरी तरह से सामाजिक सुरक्षा मिल सके। 3 लेबर कोड्स को सदन के समक्ष कंसिडरेशन और पासिंग के लिए रखते हुए मैं कहना चाहूँगा, किसी भी व्यवस्था को यदि समय के साथ साथ परिवर्तनशील और गतिशील नहीं रखा जाए तो बदलते परिवेश में उद्देश्यों को प्राप्त करने में वो निष्प्रभावी हो जाती है। इसी मौलिक सिद्धांत के अनुरूप आज़ादी के 73 वर्षों के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान के जटिल श्रम कानूनों के स्थान पर एक सरल, ज़्यादा प्रभावी, पारदर्शी और बदलते तकनीक के दौर के अनुरूप ही श्रम कानूनों की बेहतर व्यवस्था का सृजन किया गया है। जब इन श्रम सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था तो 44 श्रम कानूनों में से अधिकतम श्रम कानून ऐसे थे जो 50 से भी अधिक वर्षों से ज़्यादा पुराने हो गए थे तथा लंबे समय में उनमें बदलाव की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी। इन श्रम कानूनों में सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020 शामिल है। धारा 6 क्लॉज 1 के तहत इस बिल के प्रावधान में कहा गया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड नाम का एक नया बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जो सरकार को नई योजनाओं पर सलाह देगा, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों या अस्थायी तौर पर काम करने वाले श्रमिकों को लाभान्वित करेगी। कोई भी नियोक्ता जो किसी भी व्यक्ति को अस्थायी यानी टेम्परेरी आधार पर यानी गिग वर्कर नियुक्त करता है, तो उसे इन गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अपने वार्षिक टर्नओवर का कम से कम 1 या 2% योगदान करना होता है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति बिल 2020। धारा 2 क्लॉज ZF के तहत अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों यानी इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की परिभाषा 2019 के बिल से बदल गई थी। नई परिभाषा के मुताबिक जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे राज्य में काम की तलाश में आता है और उसकी आय 18,000 रुपए या उससे कम है, तो उसे अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक कहा जाएगा। साथ ही ये नया बिल अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक को बहुत सारे फायदे भी देता है। कारखाना यानी फैक्ट्री की परिभाषा को 2019 के बिल से संशोधित किया गया है और इस बिल के अनुसार ये खनन यानी माइनिंग को परिभाषा से बाहर करता है। अन्य संशोधनों में ये शामिल है कि ये कर्मचारी के काम के कुल घंटे 8 घंटे प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं और महिलाएं किसी भी कार्यस्थल पर काम कर सकती हैं और यदि उन्हें किसी खतरनाक कार्यस्थल पर काम करने की आवश्यकता होती है तो नियोक्ता पहले आवश्यक सावधानी बरतने के लिए बाध्य है।
औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020, 1946 के औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अनुसार 100 से अधिक श्रमिकों को काम पर रखने वाले कार्यस्थलों के लिए ये महत्वपूर्ण था कि वे विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करते हुए सेवा नियम तैयार करें कि श्रमिकों को स्वयं के साथ साथ कार्यस्थल में पालन किए जाने वाले अन्य नियमों और विनियमों यानी रेगुलेशन का पालन कैसे करना चाहिए। इन नियमों को श्रमिकों को अनिवार्य रूप से जानना था। अब नए बिल के मुताबिक इसे बढ़ाकर 300 से ज्यादा वर्कर्स वाले वर्कप्लेस तक कर दिया गया है, जिससे नियोक्ताओं के लिए इन नियमों को बनाना आवश्यक नहीं है यदि उनके पास 300 से कम कर्मचारी हैं, और इसके कारण कंपनियों के लिए कर्मचारियों को काम पर रखना और निकालना आसान हो जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धारा 22 के तहत कर्मचारियों के लिए किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता यानी पब्लिक यूटिलिटी के मामले में हड़ताल पर जाने से पहले 6 सप्ताह की नोटिस अवधि देना अनिवार्य किया गया था। इसमें संशोधन किया गया है और सार्वजनिक उपयोगिता को कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ बदल दिया गया है। इसके साथ ही यदि किसी न्यायालय में किसी विवाद पर कार्रवाई चल रही हो तो जो कर्मचारी हड़ताल पर जाना चाहते हैं उन्हें अपने नियोक्ताओं को 60 दिन की नोटिस अवधि देनी होगी, भले ही कार्रवाई पूरी हो गई हो। इस नए प्रावधान यानी प्रोविजन के तहत हड़ताल पर जाने की गुंजाइश काफी कम कर दी गई है। औद्योगिक संबंध संहिता यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की धारा 83 के तहत इस बिल में एक और संशोधन पेश किया गया है कि नियोक्ताओं द्वारा छटनी यानी रिट्रेंचमेंट किए जाने पर किसी भी कर्मचारी को एक रीस्किलिंग फंड प्रदान किया जाएगा और व्यक्ति को राशि 15 दिनों में मिलेगी। Chairman sir, these 3 codes that have been brought by the government today to Parliament consolidate 25 central laws, which is an extraordinary event, I believe. I don't believe that a exercise of this nature has been ever attempted in the past, because together these bills have 411 clauses, 13 schedules, and comprise 350 pages. It's extraordinary. So one thing, sir, the poor laborer doesn't know to which act he has to refer if there is any issue. He has to run from the pillar to the post to get justice, sir. But now with all these 9 enactments amalgamating in one code, becomes easy for each and every worker with one single legislation for all his problems relating to the social security, sir. So it is really welcome, sir. वर्तमान में हिंदुस्तान की आबादी करीबन 134 करोड़ के आसपास है और इतनी बड़ी आबादी के एक बहुत बड़ा प्रतिशत मजदूरों, कर्मकारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले लोगों का है। इन सभी लोगों की वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्यदशा इत्यादि को संचालित करने के लिए देश के आज़ाद होने के तत्काल बाद से प्रयास किए गए। इस दिशा में कारखाना अधिनियम एक सर्वप्रथम प्रयास था, जिसे 1948 में इसी संसद द्वारा बनाया गया। इसके पश्चात 2013 तक यानी हिंदुस्तान में मोदी सरकार के बनने के ठीक पहले तक देश के पास 29 केंद्रीय श्रम अधिनियम थे। यह एक रोचक बात है कि इन 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों में से आधे से अधिक 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं और कुछ तो 70 वर्ष पुराने हैं। सवाल उठता है कि श्रम कानून में इतना बड़ा बदलाव क्यों? ऐसे संशोधनों के क्या कारण रहे होंगे? इसका एक बड़ा कारण कोविड का वो दौर रहा जब श्रमिकों को अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ा। कई श्रमिकों को अपने रोजगार के संबंध में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई कर्मचारियों को बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया जाता है या उन्हें कार्यस्थल के माहौल से संबंधित चिंताओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि श्रम के विकास के साथ साथ कानूनों में भी संशोधन किया जाए, ताकि अर्थव्यवस्था के कामकाज को सुचारू रूप से किया जा सके। देश के मजदूरों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला सदन ले रहा है और ये वास्तव में एक दूरगामी परिणाम इसके सामने आएंगे। मैं चाहूँगा कि अब माननीय सदस्य इस पर अपनी राय दें। The world order and alliances is to change post-corona. It's a hard fact that we should know that we are going to see, sir. The battle to excel shall begin globally, absolutely afresh, sir. जिसको हिंदी में हम कहते हैं कि slate
साफ हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में व्यापक चर्चा के बाद ये बिल पास हुए। इस देश की संसद ने कामगारों को उनका अधिकार दिलाने के उद्देश्य से अनेक कानून बनाए और समय के अनुसार उनमें संशोधन भी किया। देश के कामगार एक स्वस्थ वातावरण में काम कर रहे हैं तो इसका श्रेय उनके हित के लिए बनाए गए कानूनों को जाता है, जिनका जरूरत पड़ने पर वे इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम सार्थक संवाद को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।